गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो हमारा जो अभी नेक्स्ट मेथड हम यूज कर रहे हैं वो है आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज जो ये आयन एक्सचेंज वाला मेथड है ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और वाइडली यूज्ड मेथड है। सबसे ज़्यादा इसी की यूज किया जाता है। ये सबसे वाइडली यूज मेथड है। इसमें जो यील्ड रहती है या जो हमें प्रोसेस है उसको नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट नहीं करना पड़ता। अब तक आपने देखा है क्या वैलेंसी चेंज करे वो भी आपको डिफरेंट टाइम करनी पड़ेगी। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन करे उसमें भी आपको थाउजेंड्स नंबर ऑफ टाइम आपको प्रोसेस को रिपीट करना पड़ता है। फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, जितने भी मेथड है उसमें आपको एक नंबर ऑफ टाइम्स प्रोसेस उसको रिपीट करना पड़ता है। बट आयन एक्सचेंज एक ऐसा मेथड है जिसमें आप एक सिंगल टाइम या एक बार के प्रोसेस से आप बहुत सी मेटल को प्यूरिफाई कर सकते हो। सो जो हम बात करने जा रहे हैं अभी आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड हम यूज कर रहे हैं। ये क्या इफेक्टिव है? इफेक्टिव फॉर प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन। हम इसको प्यूरिफाई के लिए भी यूज करते हैं और सेपरेशन के लिए भी मेटल्स को। प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन के लिए हम इसको दोनों तरह से यूज करते हैं। इस मेटल में हमारे पास क्या होता है, जनरली जो भी हमारे पास मेटल्स है, लैंथेनम कोई भी हमारे पास जो मेटल है वो एक आयन एक्सचेंज रेजिन हम यूज करते हैं। जब वो उसके कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे एक प्रोटॉन एक्सचेंज प्रोसेस होती है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मेरे पास लैंथेनम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यूज करते हैं और मेरे पास यहाँ पे एक रेजिन होता है। रेजिन एज ए मेम्ब्रेन की तरह आप लगा लो इसको, जैसे एनिमल मेम्ब्रेन होती है सेम ऐसे हमारे पास एक रेजिन होता है। यहाँ पे होता क्या है, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और जो हाइड्रोजन है यहाँ से वो प्रोटॉन का एक्सचेंज हो जाएगा। प्रोटॉन का क्या हो जाता है, यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है। ये इसके साथ यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेगा और प्रोटॉन है जो वहाँ से वो रिलीज हो जाएगा। और जनरली जो हमारे पास ये सिंथेटिक रेजिन होता है इसमें एसिटिक एसिड SO3H मीन्स हाइड्रोजन कंटेनिंग ग्रुप होते हैं, जनरली एसिडिक ग्रुप होते हैं। जो हमारे पास ये सिंथेटिक रेजिन है, सिंथेटिक रेजिन में या तो एसिड होगा या सल्फोनिक एसिड होगा या एसिटिक एसिड का ग्रुप होगा या सल्फोनिक एसिड का जनरली वहाँ पे ग्रुप होता है। हाइड्रोजन वहाँ से चला जाता है और वो उसके साथ क्या कर लेता है, वहाँ पे बॉन्डिंग कर लेता है और यहाँ पे इस तरह का ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और जो बॉन्डिंग है लैंथेनॉइड की रेजिन के साथ, दिस बॉन्डिंग कि ये इसके साथ कितना स्ट्रोंगली बॉन्ड करेगा, द बॉन्डिंग ऑफ रेजिन, जो बॉन्डिंग है रेजिन की लैंथेनॉइड के साथ वो डिपेंड करती है साइज पे। मैंने पहले भी कहा था लैंथेनॉइड में सिर्फ साइज के खेल है, सारा प्रोसेस डिपेंड करते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पे और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन डायरेक्टली रिलेटेड है साइज से। सो हर चीज़ साइज से डिपेंड करती है। साइज ही यहाँ पे सबसे बड़ा एक प्रिंसिपल या अहम जो प्राइम रोल है वो प्ले करता है यहाँ पे। सो जो बॉन्डिंग होती है लैंथेनॉइड आयन की, इसकी बॉन्डिंग इसके साथ वो डिपेंड करेगी साइज पे। मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँ अगर बॉन्डिंग ऑफ लैंथेनॉइड एंड रेजिन डिपेंड अपॉन साइज। वो किस पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है। जनरली साइज कम होगा, जैसे हाइड्रेशन क्या होता है, साइज कम है तो हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। सेम यहाँ पे स्मॉल, अगर लैंथेनॉइड आयन का साइज क्या है, स्मॉल है, तो उसका जो बाइंडिंग होगी रेजिन के साथ क्या होगी, वो स्ट्रोंग होगी। स्मॉल साइज होगा तो वो उसके साथ क्या करेगा, वहाँ पे स्ट्रोंगली बाइंड करेगा। सो मीन्स स्मॉल साइज लैंथेनॉइड बाइंड स्ट्रोंगली विद रेजिन एंड वाइस वर्सा हम लिख सकते हैं। स्मॉल साइज होगा तो स्ट्रोंगली बाइंड करेगा, लार्ज साइज होगा तो वो उसके साथ वहाँ पे बाइंड नहीं करेगा। सो स्मॉल साइज लैंथेनॉइड बाइंड स्ट्रोंगली विद रेजिन एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, स्मॉल साइज की मैं बात कर रहा हूँ और स्मॉल साइज उसने कंसीडर किया हाइड्रेटेड लैंथेनॉइड का। स्मॉल साइज मतलब हाइड्रेटेड लैंथेनॉइड, स्मॉल साइज मतलब हाइड्रेटेड लैंथेनॉइड। उसने जो स्मॉल साइज वहाँ पे कंसीडर किया है वो उसने
स्मॉल लैंथेनॉइड साइज का मतलब उसका क्या है कि जो साइज है हाइड्रेटेड आयन का वो उसने कंसीडर किया बाइंडिंग पर्पज के लिए। सो आपको ये कंसीडर नहीं करना कि ल्यूटिटियम का साइज कम है, ठीक है, तो वो स्ट्रोंगली बाइंड करेगा। नो, ल्यूटिटियम का साइज कम है लेकिन उसका जो हाइड्रेटेड आयन है, जो हाइड्रेटेड लैंथेनॉइड आयन होगा उसका साइज क्या ज़्यादा होगा, और उसका साइज ज़्यादा होगा तो उसके साथ वो वीकली बाइंड करेगा। स्मॉल साइज मीन्स साइज ऑफ द लैंथेनॉइड आयन, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रहा हूँ, स्मॉल साइज मीन्स साइज ऑफ हाइड्रेटेड लैंथेनॉइड, कि जो हाइड्रेटेड लैंथेनॉइड है वो उसके साइज पे डिपेंड करेगा। स्मॉल साइज मीन्स साइज ऑफ हाइड्रेटेड लैंथेनॉइड। और अब आपको पता है कि स्मॉल साइज ऑफ लैंथेनॉइड उसका क्या होता है, वो हाईली हाइड्रेटेड होता है। स्मॉल साइज ऑफ लैंथेनॉइड हाईली हाइड्रेटेड। वो क्या होगा, हाईली हाइड्रेटेड होगा। सपोज करो मैं दो मेटल कंसीडर करूं, लैंथेनम एंड ल्यूटिटियम, मेरे पास 2 मेटल्स हैं, लैंथेनम एंड ल्यूटिटियम। लैंथेनम का साइज क्या है, लार्ज, और इसका यहाँ पे क्या है, स्मॉल। सो इसका हाइड्रेशन क्या होगा, लार्ज साइज है तो लेस हाइड्रेशन, और स्मॉल साइज है तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रेशन। और आफ्टर हाइड्रेशन इसका साइज क्या होगा, स्मॉल, और इसका साइज क्या होगा, इसका साइज क्या होगा, स्मॉल, और इसका साइज क्या होगा, लार्ज। सो एक चीज को आपको यहां पे बिल्कुल ही ध्यान से समझना है कि जब वो बात कर रहा है कि द बाइंडिंग ऑफ द लैंथेनॉइड एंड रेजिन, द बाइंडिंग ऑफ लैंथेनॉइड एंड रेजिन डिपेंड अपॉन द साइज, and that size meaning the size of the hydrated lanthanoid, not simple lanthanoid metal, not simple lanthanoid metal। जो साइज का मतलब है वो साइज की बात करें वहाँ पे हाइड्रेटेड लैंथेनॉइड की, कि जो हमारे पास हाइड्रेटेड लैंथेनॉइड है उसका साइज वहाँ पे क्या है, उससे उसका मतलब वहाँ पे है। सो यहाँ पे जो ल्यूटिटियम मेटल है उसका साइज कम है तो सबसे ज़्यादा हाईली हाइड्रेटेड होगी, और हाईली हाइड्रेटेड होगी तो उसकी जो बाइंडिंग होगी रेजिन के साथ वो क्या होगी, यहाँ पे सबसे कम होगी। सो मैं यहाँ पे बाइंडिंग भी लिख रहा हूँ मेटल के साथ साथ। सो मैं यहाँ पे एक इस तरह से लिख रहा हूँ, स्मॉल साइज है सो स्ट्रोंगली बाइंडेड, स्ट्रोंगली बाइंड विद रेजिन, and this one weakly bind with रेजिन। वो उसके साथ क्या करेगी, वीकली बाइंड करेगी, क्योंकि आफ्टर हाइड्रेशन इसका साइज इंक्रीज हो गया और इसका साइज यहाँ पे डिक्रीज हो गया अगर हम उसके बाद उसकी बाइंडिंग की बात करें। सो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास एक हम कॉलम यूज करते हैं, एक इसमें एक कॉलम होता है, एक बार आप इसको देख लो कि जो मैंने आपको ये समझाया ये आपको क्लियर है या नहीं, उसके बाद हम बात करेंगे। एक कॉलम होता है, कॉलम होता है एक लाइक जैसे आपने ब्यूरेट देखी है लैब में, आपने ब्यूरेट देखी होगी, जैसे ब्यूरेट होती है वैसे एक कॉलम होता है। उसका साइज जो उसकी जो सर्कमफ्रेंस की मैं बात करूँ, उसकी जो हम ब्यूरेट में क्या करते हैं, उसमें एक पतली सी पाइप यूज करते हैं, लेकिन उसका जो साइज है वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉलम। कि कॉलम में जब हम बात करते हैं उसका साइज वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता है, उसका जो मतलब इस तरह से अगर हम उसको ग्रिप में बताऊं तो उसका साइज क्या होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है, और जो वो होती है वो बिल्कुल पतली सी होती है, जैसे इस तरह से होता है। ब्यूरेट का हमारे पास इतनी होती है, कॉलम हमारे पास इस तरह से हो सकता है, इतना वाइड हो सकता है। ये क्या हो सकता है, हमारे पास ब्यूरेट का हो सकता है और ये कॉलम का हो सकता है। सो इसमें क्या करते हैं हम, कॉलम के अंदर हमारे पास रेजिन होता है, रेजिन होता है। सो रेजिन में हम क्या करते हैं, कॉलम के अंदर रेजिन को हम ऑलरेडी डाल के रखते हैं, सिंथेटिक रेजिन हम यूज करते हैं, उसमें हम लैंथेनम मेटल डालते हैं, और लैंथेनम मेटल क्या ऐसी होते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म में होती हैं। अब उसमें क्या है कि हाइड्रेशन के बाद जिसका साइज कम होगा वो स्ट्रोंगली बाइंड कर जाएगी उसके साथ, जो स्ट्रोंगली बाइंड कर जाएगी, और जिसका साइज क्या होगा ज़्यादा होगा आफ्टर हाइड्रेशन, वो क्या करेगी, वो वीकली बाइंड करेगी। वीकली बाइंड करने के बाद हम उसमें एक इल्यूटेंट डालते हैं, इल्यूएंट,
हम उसमें एक एलिमेंट डालते हैं और जो हम उसमें सोल्यूशन यूज करते हैं हम सिट्रिक एसिड एंड अमोनियम सिट्रेट का, ठीक है। सो जो अमोनियम आयन है वो क्या करता है, इल्यूट का काम करता है। सो मैं अगर आपको एक बार रफली दिखाऊं कि सपोज करो मेरे पास ये एक कॉलम है, ओके, यहाँ पे एक इस तरह से नोब है, यहाँ पे सिंथेटिक रेजिन, मैंने ऊपर से लैंथेनम मेटल डाल दी, मैं हाइड्रेटेड लैंथेनम मेटल लिख रहा हूँ, मैंने इसमें डाली लैंथेनम, ल्यूटिटियम और प्रोमिथियम। अब यहाँ पे क्या है कि ल्यूटिटियम का साइज सबसे कम है, वो सबसे स्ट्रोंगली क्या करेगी, हाइड्रेट करेगी। सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगली हाइड्रेशन के बाद उसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने के बाद वो क्या करेगी, इसके साथ वीकली बाइंड करेगी। मैं इनको इस तरह से लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा लैंथेनम, प्रोमिथियम, ल्यूटिटियम, ओके। मैं इसको इस तरह से भी नहीं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, लैंथेनम, ल्यूटिटियम, प्रोमिथियम, मेरे पास ये तीनों मेटल यहाँ पे आके बाइंड होगी, ओके। अब यहाँ पे लैंथेनम क्या करेगी, वीकली बाइंड करेगी। ल्यूटिटियम क्या करेगी, स्ट्रॉन्गली बाइंड। और जो प्रोमिथियम है वो क्या करेगी, मॉडरेट बाइंडिंग, ओके। सो ये मॉडरेट बाइंड होगी इसमें, यहाँ पे लैंथेनम से ल्यूटिटियम है। मैंने इसमें क्या किया, इसको इल्यूटेड किया। इल्यूटेड मैंने करने के लिए इसमें एक सोल्यूशन डाला। सोल्यूशन में जनरली यूज कर सकता हूँ सिट्रिक एसिड या अमोनियम सिट्रेट। सिट्रिक एसिड या अमोनियम सिट्रेट, इसका काम क्या है कि जो अमोनियम सिट्रेट या सिट्रिक एसिड मैंने डाला, वो जो ये लैंथेनम मेटल है हाइड्रेटेड फॉर्म में, और जिसने रेजिन के साथ बॉन्डिंग किया है, जो इसने सिंथेटिक रेजिन के साथ जो बॉन्डिंग किया, वो उसको वहाँ पे ब्रेक करने का काम करेगा। अगर मैं आपको रफली लैंग्वेज में वहाँ पे समझाऊँ, सो वो उसको ब्रेक करेगा। जब मैं ये सोलवेंट यहाँ पे डाल रहा हूँ इसके अंदर, वो क्या करेगा, इसमें साथ जिसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होगी वो सबसे लेट में इल्यूट होगी, और जिसकी सबसे वीक बाइंडिंग वो सबसे ईजिली मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या मिलेगी, लैंथेनम, आफ्टर दैट प्रोमिथियम एंड आफ्टर दैट ल्यूटिटियम। मुझे सबसे पहले लैंथेनम मेटल मिलेगी, देन प्रोमिथियम और देन ल्यूटिटियम। यहाँ पे होता क्या है कि जो अमोनियम आयन मैंने यहाँ पे डाला, अमोनियम प्लस, और जो लैंथेनम ने उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाया था, वो बनाएगा यहाँ पे रेजिन के साथ अमोनियम कंबाइन हो जाएगा, और लैंथेनम मेटल है मुझे वहाँ पे वो अलग से मिल जाएगी। और जो मेटल आयन है वो अमोनियम सिट्रेट है जैसे, वो क्या करेगी, सिट्रेट आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगी। वो सिट्रेट आयन के साथ क्या करेगी, लैंथेनम सिट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेगी। लैंथेनम मेटल उसके साथ क्या करेगी, सिट्रेट आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगी। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी। ल्यूटिटियम का साइज क्या सबसे कम है, सो उसका हाइड्रेशन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। सो सबसे ये वीकली बाइंड करेगी।
और ये सबसे स्ट्रोंगली बाइंड करेगी, क्योंकि लैंथेनम का साइज क्या सबसे ज़्यादा है। साइज होने की वजह से इसका जो हाइड्रेटेड आयन बनेगा उसका साइज कम होगा। मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। लैंथेनम साइज क्या है सबसे ज़्यादा, ओके। सो जो हाइड्रेटेड आयन बनेगा उसका साइज क्या होगा सबसे कम। सो वो क्या करेगा स्ट्रोंगली बाइंड करेगा, क्योंकि उसका साइज वहाँ पे कम है। ल्यूटिडियम का साइज क्या है सबसे कम, और जो हाइड्रेटेड आयन है उसका साइज क्या होगा सबसे ज़्यादा। सो वो वीकली बाइंड करेगा, इसलिए मुझे यहाँ पे पहले ल्यूटिडियम मेटल मिलेगी और बाद में लैंथेनम मेटल मिलेगी, क्योंकि वो वहाँ पे स्ट्रोंगली बाइंड होगी। सॉरी फॉर दैट। सो इसका आपको ध्यान रखना है साइज का। मैं भी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। एक बार और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ सभी को कि सबसे पहले होता क्या है कि मेरे पास लैंथेनम मेटल में मैं ये डालता हूँ, रेजिन डालता हूँ, सिंथेटिक रेजिन होता है, उसके पास एसिटिक एसिड या SO3H ये ग्रुप होता है। ये इसके साथ क्या करेगा Ln रेजिन बनाएगा यहाँ पे 3+3H पॉजिटिव। लैंथेनम ने इसके साथ रेजिन बना लिया, और जो लैंथेनम की इसके साथ जो बाइंडिंग होगी वो डिपेंड करेगी साइज ऑफ द लैंथेनम मेटल, एंड साइज ऑफ द लैंथेनम मेटल मीन्स साइज ऑफ द हाइड्रेटेड लैंथेनम आयन। जितना ज़्यादा हाइड्रेटेड आयन का साइज होगा उतना ही कम उसके साथ बाइंडिंग होगी, उतनी वीक बाइंडिंग होगी, और जितना साइज कम होगा उतनी उसके साथ क्या करेगा स्ट्रोंगली बाइंड करेगा। अब साइज में भी क्या है कि जैसे लैंथेनम का साइज सबसे ज़्यादा है, लैंथेनम मेटल का साइज सबसे ज़्यादा है। अब उसकी आयनिक रेडिया या मेटालिक रेडिया की अगर मैं बात करूं तो उसका हाइड्रेटेड आयन का साइज सबसे कम होगा। हाइड्रेटेड आयन का साइज सबसे कम होगा तो उसके साथ सबसे स्ट्रोंगली बाइंड करेगा। इसके साथ सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगली बाइंड होगी। उसमें फिर मैं अमोनियम सिट्रेट या सिट्रिक एसिड का सोल्यूशन डालता हूँ जो इल्यूट का काम करता है। वो उसके साथ क्या करेगा रेजिन को रिप्लेस करेगा, रेजिन अमोनियम के साथ बाइंड हो जाएगा, और जो लैंथेनम मेटल है वो यहाँ पे अलग हो जाएगी। लैंथेनम मेटल के साथ सिट्रेट आयन कंबाइन होकर लैंथेनम सिट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब मेरे पास एक ये प्रोसेस होती है सारी, एक कॉलम में प्रोसेस होती है। कॉलम में मेरे पास डिफरेंट टाइप की मैंने मेटल डाली, लैंथेनम, ल्यूटिडियम, प्रोसोडाइन, उसके साथ उसके अंदर सिंथेटिक रेजिन है। सब ने उसके साथ बॉन्डिंग की, जो एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग है वो डिफरेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द हाइड्रेटेड आयन। अब उसे मैंने जब अमोनियम सिट्रेट या सिट्रिक एसिड में उसके अंदर डालता हूँ तो सबसे पहले ल्यूटिडियम आएगा क्योंकि वो वीकली बाइंड है। आफ्टर दैट प्रोमीथियम क्योंकि वो मॉडरेट बाइंडिंग है उसकी, और लैंथेनम की बाइंडिंग सबसे ज़्यादा है, तो उसको इल्यूट करने के लिए मुझे ज़्यादा सोलवेंट की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए वो सबसे लास्ट में वहाँ पे हमें जो लैंथेनम मेटल है वो सबसे लास्ट में मिलेगी। सो आयन एक्सचेंज में क्या है कि हम आयन को एक्सचेंज करते हैं डिफरेंट दूसरे मेटल के साथ। अमोनियम आयन ने यहाँ पे जो लैंथेनम का जो आयन था उसको एक्सचेंज कर दिया। पहले लैंथेनम बाइंड था, अब यहाँ पे अमोनियम बाइंड हो गया आके रेजिन के साथ, और लैंथेनम के साथ वहाँ पे सिट्रेट आयन होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं आयन एक्सचेंज मेथड। ये सबसे इफेक्टिव मेथड रहता है, और सबसे इफेक्टिव मेथड होने के साथ साथ ये प्यूरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन भी हम इसको सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। इसके बाद एक हमारे पास आता है सोलवेंट एक्सट्रैक्शन का, एक लास्ट है, छोटा सा है, क्योंकि जो हमारे पास सोलबिलिटी होती है जो लैंथेनम नाइट्रेट की और एक्वस और ऑर्गेनिक सोलवेंट में वो डिफरेंट है, कि वो एक्वस सोलवेंट के साथ डिफरेंट उसके साथ बाइंडिंग के साथ बाइंड करेगा, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो इसकी बाइंडिंग रहेगी वो डिफरेंट रहेगी। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ lanthanide. So our last method is solvent extraction. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, जो हमारे पास लैंथेनम नाइट्रेट है, जो उनकी बाइंडिंग है वो डिफरेंट है। बाइंडिंग हम कह सकते हैं या हम उसकी बात कर सकते हैं सोलबिलिटी की, बाइंडिंग नहीं हम यहाँ पे यूज करेंगे, सोलबिलिटी डिफरेंट है एक्वस मीडियम में
और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ। एक्वस मीडियम में या जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे केरोसिन ऑयल हो गया या ट्राई अल्काइल फॉस्फेट होते हैं जो उसमें वो डिफरेंट बाइंड करते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल के साथ जो इसकी बाइंडिंग है वो डिफरेंट है। एक्वस मीडियम या जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारे पास उसकी क्या जो बाइंडिंग है वो डिफरेंट है। और जो एक्सटेंट ऑफ लैंथेनोइड एलिमेंट की जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ जो बाइंडिंग होती है वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। द एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेंट, एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी, solubility of lanthanum increases with increase in atomic number, कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है जो उसकी एक्सटेंट ऑफ सोलबिलिटी है वो वहाँ पे उसकी इंक्रीज करती है। क्योंकि होता क्या है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और साइज डिक्रीज होने के साथ जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ जो लैंथेनम मेटल है उसकी जो कॉम्प्लेक्सेशन है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और जब कोई मेटल किसी सॉल्वेंट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगी या कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बनाएगी तभी वो उसमें सोल्यूबल होगी। सो सोलवेंट एक्सट्रैक्शन में क्या आएगी, जो हमारे पास लैंथेनम नाइट्रेट है उसकी सोलबिलिटी डिफरेंट है एक्वस और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। केरोसिन ऑयल की अगर मैं बात करूँ या उसके पास जिस भी जो लैंथेनम नाइट्रेट हो गया या उसके पास कोई दूसरा ग्रुप हो गया, ट्राई अल्काइल फॉस्फेट हो गए या सल्फेट, ब्रोमेट, क्लोरेट या ऑक्जिलेट्स, जो डिफरेंट टाइप के उनकी सोलबिलिटी डिपेंड करती है एक्वस या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। एक्वस मीडियम में अलग होगी और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो अलग रहेगी। और जो एक्सटेंट ऑफ सोलबिलिटी है ऑफ लैंथेनोइड इंक्रीज करता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से हो क्या रहा है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर साइज इंक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर साइज इंक्रीज होने से क्या हो रहा है कि जो ओवरऑल साइज है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर हमें भी वैसे भी पता है कि लैंथेनम से लुटिटियम अगर मैं बात करता हूं एटॉमिक नंबर क्या करता है, इंक्रीज होता है और साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है जो उसका साइज होता है वो क्या करता है वहां पे डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज होने से जो कॉम्प्लेक्सेशन है विद सोलवेंट वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सेम वही फंडा है कि स्मॉल साइज का हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। सेम जैसे साइज डिक्रीज करेगा उसकी जो कॉम्प्लेक्सेशन है वो वहाँ पे क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब डिफरेंट लैंथेनोइड जो मेटल्स हैं उनका साइज डिफरेंट है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेशन होगी, डिफरेंट उनकी सोल्युबिलिटी होगी सॉल्वेंट में। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट सोल्युबिलिटी जो उसका सॉल्वेंट का जो एक्सट्रैक्शन होगा वो हम इजीली कर सकते हैं। मीन्स जो इजीली उसके साथ कॉम्प्लेक्सेशन कर रहा है उसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा है, सो हम उसको इजीली उसमें से निकाल सकते हैं। सपोज करो मेरे पास डिफरेंट टाइप के मेटल्स हैं, इसको भी मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ। सपोज करो मेरे पास लैंथेनम, लुटिटियम, प्रोमिथियम, ये 3 मेटल हैं। ओके, मैंने उसमें कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला, केरोसिन ऑयल ही आप लगा लो, केरोसिन ऑयल मैंने उसमें डाल दिया। और लुटिटियम का साइज क्या सबसे कम है, लुटिटियम का साइज सबसे कम है। लुटिटियम केरोसिन ऑयल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसमें हाईली सोल्यूबल हो जाएगा। और ये जो दूसरी मेटल है सोल्यूबल नहीं होगी। मैंने उसको लुटिटियम उसमें से सोल्यूबल हो गई, मैंने उसको फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद सिर्फ ये 2 मेटल रहेगी, मैंने उसमें दोबारा केरोसिन ऑयल डाला। प्रोमिथियम अब उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, प्रोमिथियम कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो वो सोल्यूबल हो जाएगा। मैंने उसको दोबारा फिल्टर कर लिया। दोबारा फिल्टर करने से प्रोमिथियम मुझे मिल गया, लैंथेनम अलग ऊपर फिल्ट्रेट में रहेगी।
सो ऐसे हमारे पास डिफरेंट टाइप के मेथड हैं जहाँ से हम प्यूरिफिकेशन और जो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ जो लैंथेनॉइड मेटल है हम वो इजीली कर सकते हैं। सो आयन एक्सचेंज मेथड सबसे बेस्ट मेथड है और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। इसको आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हो। जो लिंक है वो आप इजीली किसी भी अपने जो फ्रेंड्स हैं जो दूसरे कॉलेज के, आप उनके साथ वो शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।